हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स का क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो दोस्तों, आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस दुनिया में कई सारे देश हैं और उन देशों को चलाने के लिए ज़रूरत होती है एक सरकार की, यानी कि एक गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे गवर्नमेंट बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दूसरी होती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। तो दोस्तों, ऐसी गवर्नमेंट जो कि पब्लिक के द्वारा चुनी जाती है, मतलब पब्लिक द्वारा वोट देके गवर्नमेंट को चुना जाता है, ऐसी गवर्नमेंट को अपन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। और देश तो जिस देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उस देश को अपन क्या बोलते हैं कि उस देश में क्या है, डेमोक्रेसी है, मतलब दैट कंट्री हैज डेमोक्रेसी। और दोस्तों, यदि हम सिंपली डेफिनेशन में बात करें कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन होती है कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सिंपली डेमोक्रेसी क्या होती है, सिटीजन अपने रूलर को स्वयं सेलेक्ट करता है। अब बात करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। तो दोस्तों, ऐसी गवर्नमेंट जो सिटीजन के अकॉर्डिंग नहीं बनाई जाती, मतलब सिटीजन द्वारा नहीं चुनी जाती, ऐसी गवर्नमेंट को अपन क्या बोलते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। मतलब पीपल के पास राइट ही नहीं रहता है रूलर को चुनने का, ऐसी गवर्नमेंट को अपन क्या बोलते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। दोस्तों, जैसे अपना इंडिया है, इसके पास ही एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। तो अब दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो आर्मी रहती है वह पूरे देश में क्या कर लेती है, अपना कंट्रोल बना देती है। मतलब इस देश में किसका रूल आ जाता है, मिलिट्री का रूल आ जाता है। तो दोस्तों, ऐसा तो हुआ ना होगा कहाँ पे, म्यांमार में, कि लोगों ने यहाँ पर वोट दिया हो या वोट दे के इस मिलिट्री गवर्नमेंट चुना हो। तो हम कह सकते हैं जो म्यांमार है इसमें कैसा देखो मिला हमन को, नॉन डेमोक्रेसी देखने को मिली है, मतलब हमें यहाँ पे डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिली है इस केस में। सिमिलरली एक कंट्री है जिसका नाम है चिली। अब चिली में क्या होता है, इसमें एक डिक्टेटर था जिसका नाम था अगस्तो पिनोसे उगार्टे। उन्हें इलेक्ट नहीं किया गया था, वो भी आर्मी के दम पर प्रेसिडेंट बने थे, जिसका एग्जाम्पल किसके अंदर आता है, बेसिकली ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो दोस्तों, ऐसे आपने कई सारी स्टोरियां सुनी होगी जिसमें एक राजा होता था। जब राजा क्या हो जाता था, बूढ़ा हो जाता था या राजा की मौत हो जाती थी, तो जो राजा का बेटा होता था, मतलब जो प्रिंस हुआ करता था, उससे आगे चल के क्या बना दिया जाता था, राजा बना दिया जाता था। कब बना दिया जाता था राजा, आफ्टर द डेड ऑफ किंग। जब राजा की मौत होती थी तो जो प्रिंस को क्या बना दिया जाता था, किंग बना दिया जाता था। तो बेसिकली सिस्टम को अपन क्या बोलते थे, इस सिस्टम को बेसिकली मोनार्क सिस्टम कहा जाता है। और दोस्तों, यह सिस्टम सऊदी अरेबिया में भी चलता आ रहा है। अब सऊदी अरेबिया में होता क्या है कि यहाँ पे किंग रूल करते हैं। जब किंग रूल करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिटीजन ने उन्हें वोट देकर बनाया हो, तो ऐसा नहीं है। वो तो इसलिए रूल करते हैं कि उन्होंने एक रॉयल फैमिली में जन्म लिया है। तो यह मोनार्क सिस्टम डेमोक्रेटिक तो यह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी के पास ऑप्शन ही नहीं होता है अपने रूलर चुनने का। सो दोस्तों, डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसमें लोग अपने लीडर और रूलर को खुद चुन सकते हैं। और नॉन डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसमें किसी के पास राइट ना हो अपने रूलर चुनने का। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है कि ये समझ में नहीं आता है कि ये कंट्री डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक। तो इसे जानने के लिए हमें बहुत केयरफुली देखना होगा कि कंट्री डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक। तो इसे समझने के लिए हमें जानना पड़ेंगे कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को समझने के लिए हमें पाकिस्तान के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों, ये बात है अक्टूबर 1999 की। अब हुआ क्या था, सो जो पाकिस्तान की मिलिट्री थी वह पाकिस्तान के अगेंस्ट में खड़ी हो गई, मतलब पाकिस्तान की मिलिट्री ने विद्रोह कर दिया। तो उस समय जो नवाब शरीफ थे वह पाकिस्तान के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। उनको पाकिस्तान मिलिट्री ने फोर्सफुली हटा दिया और वहां पे जो मिलिट्री थी वह रूल करने लगी। अब दोस्तों, क्या हुआ कि जो मिलिट्री को लीड कर रहा था उसका नाम था परवेज मुशर्रफ। उसने अपने आप को वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर लिया और बाद में उन्होंने अपने रेजिग्नेशन चार्जेस को क्या किया, ले लिया, अपने आप को वहां का क्या कर दिया, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। क्या हुआ कि 2002 में एक रेफरेंडम पास किया। तो दोस्तों, रेफरेंडम क्या होता है, तो रेफरेंडम वो होता है जिसमें पॉलिटिकल क्वेश्चन पर सिटीजन से उनका आंसर पूछा जाता है और जो भी वहां का सिटीजन का आंसर होता है वह गवर्नमेंट को मानना पड़ता है। तो दोस्तों, 2002 में रेफरेंडम का क्वेश्चन था कि परवेज मुशर्रफ को और 5 सालों के लिए प्रेसिडेंट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो जो रेफरेंडम का रिजल्ट आया कि परवेज मुशर्रफ को 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। अब दोस्तों, ये हुआ कि जो पाकिस्तान की मीडिया, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट को ये लग रहा था कि जो रेफरेंडम पास किया गया था वह लीगल तरीके से नहीं हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की गई है। तो दोस्तों, जब परवेज मुशर्रफ को इस बात का पता चला तो उन्होंने 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क इशू किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया। अब दोस्तों, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास पावर थी वह नेशनल असेंबली
और स्टेट असेंबली को डिसमिस कर सकता था। और दोस्तों जो नेशनल असेंबली और स्टेट असेंबली को कंट्रोल करती थी वह थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC। अदर वर्ड्स में कहें तो जो पाकिस्तान की मिलिट्री थी वह इन कैबिनेट के मिनिस्टर को कंट्रोल करती थी। अब दोस्तों पाकिस्तान में चल क्या रहा था कि जो पाकिस्तान के लोग थे वह नेशनल असेंबली और स्टेट असेंबली में वोट तो करते थे, पर जो जीतता था वह किसके कंट्रोल में आता था? मिलिट्री के कंट्रोल में थी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री किसके कंट्रोल में आती है, तो वो परवेज मुशर्रफ के कंट्रोल में आती है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि नेशनल असेंबली और स्टेट असेंबली के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, बल्कि थोड़ी बहुत पावर उनके पास है, बट जो रियल पावर है वो किसके पास है? मिलिट्री के पास थी, मतलब परवेज मुशर्रफ के पास थी। तो दोस्तों डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर हमें क्या कहता है? डेमोक्रेसी के अंदर रियल पावर किसके पास होनी चाहिए? जिससे जनता द्वारा चुना जाए। बट यह पाकिस्तान वाले केस में यह हो रहा था कि नेशनल असेंबली और स्टेट असेंबली में वोट तो डाल रहे थे, बट जो रियल पावर थी वह किसके पास थी? परवेज मुशर्रफ के पास थी, मतलब मिलिट्री के पास थी। So the first feature of democracy, the final decision making power must be rest with those elected by the people। मतलब डेमोक्रेसी का फाइनल डिसीजन हमेशा किसके द्वारा लिया जाना चाहिए? लोगों द्वारा लेना चाहिए, तभी वह एक परफेक्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं चाइना की। तो फ्रेंड्स चाइना में हर 5 साल में पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होता है और उनके पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? नेशनल पीपल कांग्रेस। अब फ्रेंड्स खास बात यह है कि जो चाइना की प्रेसिडेंट बनता है उसे पार्लियामेंट के द्वारा ही चुना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक सब ठीक था, लोगों द्वारा वोट डाले जा रहे थे और करीब 3000 कैंडिडेट में से किसी एक को पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। बट प्रॉब्लम ये थी कि पार्लियामेंट के अंदर एक ही पार्टी थी, वह थी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, और भी पार्टियां थी बट वो बहुत ही स्मॉल पार्टियां थी। और दोस्तों जिस किसी को भी पार्लियामेंट में इलेक्शन में पार्ट लेना होता था तो उसे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना पड़ता था। तो दोस्तों खास बात यह थी, जो भी सरकार बनती थी चाइना में वह हमेशा एक ही पार्टी की बनती थी, वह थी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। अब आप खुद ही सोचेंगे कि अगर एक ही पार्टी की सरकार हमेशा बनेगी तो क्या होगा? जो छोटी पार्टी होंगी और जो न्यू पार्टी होंगी वो कभी चेंज देखने को मिलेगा, और ना ही हमें कैंडिडेट के पास चॉइस देखने को मिलेगी, और ना ही सिटीजन के पास अपने कैंडिडेट चुनने की आज़ादी होगी। अब आपको एक और एग्जाम्पल को देखो जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर क्या है। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल है मैक्सिको का। तो फ्रेंड्स मैक्सिको में क्या होता था कि वहाँ हर 6 साल में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते थे, और यहाँ पर कभी भी मिलिट्री ने और डिक्टेटर ने कभी रूल नहीं किया है। वहाँ प्रॉपर इलेक्शन कंडक्ट होते हैं और जो जीतता है वह प्रेसिडेंट बन जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि 1930 से लेकर 2000 तक, मतलब जब से मैक्सिको आज़ाद हुआ है तब से आज तक इलेक्शन एक ही पार्टी ने जीते हैं, जिसका नाम है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। जब एक ही पार्टी सारे इलेक्शन जीतेगी तो इस डर के कारण कुछ पार्टियां इलेक्शन ही नहीं लड़ती थी, और जो लड़ती भी थी वह कभी जीत नहीं पाती थी। अब दोस्तों आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? तो दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि PRL पार्टी थी वह जीतने के लिए किसी भी हद तक चली जाती थी और कई सारे डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती थी इलेक्शन जीतने के लिए। जैसे कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर थे उन्हें अपनी पार्टी की मीटिंग में बुलाती थी, और जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड और टीचर होते थे उन्हें ज़बरदस्ती वोटिंग डालने के लिए इनकरेज करती थी। तो दोस्तों जो PRI पार्टी थी वह काफ़ी ज़्यादा पैसे भी स्पेंड करती थी अपने कैंडिडेट के एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिससे क्या होता था जितने भी न्यूज़ और मीडिया होते थे वह केवल PRI की अच्छी अच्छी बातें ही टेलीकास्ट करते थे और अदर पार्टी को इग्नोर कर देते थे। और कई बार ऐसे भी होता था कि लास्ट मिनट में आकर जो अपोजिशन पार्टी थी के पोलिंग बूथ होते थे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता था, जिससे क्या होता था कि वोट डालने में सिटीजन को बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ती थी। अब भाई ये सब कंडीशन देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि अपोजिशन पार्टी के पास कोई भी चांस भी नहीं रहते थे इलेक्शन जीतने के। तो आप देख सकते हैं कि क्या हालत थी मैक्सिको की। तो दोस्तों आपने पहले एग्जाम्पल में देखा कि चाइना के लोगों के पास कोई चॉइस नहीं थी अपने लीडर को चुनने की, क्योंकि वहाँ पर एक ही पार्टी थी जो थी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। और दोस्तों यह एक पार्टी थी जो कि कैंडिडेट को अप्रूवल भी देती थी। और सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो आपने देखा होगा मैक्सिको के पास कई सारी पार्टीज़ के पास चॉइस तो थी, मगर सिटीजन के पास अपनी पार्टी चूज़ न कर पा रही थी, क्योंकि जो PRI थी वह पैसे के दम पर और पावर के बेसिस पर कई सारे डर्टी ट्रिक का यूज करके इलेक्शन को जीत लिया करती थी। तो दोस्तों आप खुद ही बताओ कि जो इलेक्शन हुआ था वह फेयर तरीके से कंडक्ट हुआ था? नहीं हुआ था ना। अगर सही तरीके से वह कंडक्ट होता तो शायद अदर पार्टी भी इलेक्शन को जीत सकती थी। तो दोस्तों इन दोनों एग्जाम्पल से हमें डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर मिलता है, जो कि है अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन द पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब दोस्तों हम अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक तभी कहेंगे जब हमें इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहें तो इलेक्शन फ्री, ऑनेस्ट और फ्री होने चाहिए, जिससे हारने और जीतने की प्रोबेबिलिटी लगभग बराबर होनी चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी गलत तरीके से इलेक्शन जीतती रहे और अदर पार्टी को मौका भी ना मिले। सो इलेक्शन हमेशा फ्री एंड फेयर होना चाहिए। तो दोस्तों अब समझते हैं थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो दोस्तों इसे समझने के लिए हमें कुछ कंट्रीज के एग्जाम्पल समझने होंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सऊदी अरेबिया की, जिसे आप अच्छे से जानते हैं। अब दोस्तों इस कंट्री में होता क्या है कि 2015 से पहले सऊदी अरेबिया में किसी भी महिला को वोट डालने का राइट नहीं था, मतलब वोट डालने का अधिकार नहीं था। ऐसे ही एक और कंट्री है जिसका नाम है एस्टोनिया। तो एस्टोनिया में क्या होता है कि सिटीजन रूल ऐसे बनाए गए हैं जो रशियन माइनॉरिटी है उसे डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है वोट डालने में। दोस्तों ऐसे ही एक कंट्री है जिसका नाम है फिजी। तो फिजी में एक ऐसा इलेक्ट्रोल सिस्टम है जिसमें जो इंडिजीनियस लोग रहते हैं उनकी जो वोट वैल्यू होती है वह इंडियन फिजी के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कि दो कैंडिडेट हैं, इसका पहले वाले का नाम है रमेश और दूसरे का नाम है सुरेश। अब मान लो कि रमेश को 1000 वोट मिले और दूसरी ओर सुरेश को 1005 वोट मिले। तो आपके हिसाब से किसे जीतना चाहिए? सुरेश को जीतना चाहिए। बट जीता कौन है? रमेश जीता है, क्योंकि उसे जो वोट मिले थे वह इंडिजीनियस फिजी के मिले थे। और मैंने आपको अभी भी बताया है कि जो इंडिजीनियस फिजी है उसकी वोट वैल्यू इंडियन फिजी के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा वोट वैल्यू है। तो दोस्तों आप ही बताओ कि ये गलत है या नहीं है? तो ये 100% गलत है। तो यहाँ से हमें थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी मिलता है, जो है इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैविंग वन वैल्यू। मतलब डेमोक्रेसी के अंदर हर एडल्ट सिटीजन के पास अपना एक वोट है और उस वोट की एक वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि कोई रिच पर्सन की वोट की वैल्यू पुअर पर्सन की वोट की वैल्यू से ज़्यादा हो। इंसान चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसकी वोट की वैल्यू इक्वल रहेगी और सारे सिटीजन को राइट होना चाहिए इक्वली वोट डालने का। तो फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं डेमोक्रेसी के लास्ट फीचर के बारे में, जो है फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो दोस्तों इसे समझने के लिए हमें जिम्बाब्वे कंट्री के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं जिम्बाब्वे की तरफ। तो दोस्तों जिम्बाब्वे था वह ब्रिटिश की कॉलोनी थी और जो जिम्बाब्वे के लोग थे उनके ऊपर वाइट माइनॉरिटी रूल करते थे। मतलब जो ब्रिटेन के गोरे लोग थे वह जिम्बाब्वे के लोगों के ऊपर रूल किया करते थे। तो दोस्तों 1980 में एक ऐसा ईयर आया जब जिम्बाब्वे को वाइट माइनॉरिटी से आज़ादी मिली। मतलब 1980 में जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, मतलब आज़ादी मिल गई थी। और दोस्तों जब से देश आज़ाद हुआ है तब से एक ही पार्टी ने जिम्बाब्वे में रूल किया है, जिसका नाम है JNPF। दोस्तों इस पार्टी ने जिम्बाब्वे की इंडिपेंडेंस में मेन रोल निभाया था। तो दोस्तों जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से एक ही लीडर रूल कर रहा था, जिसका नाम था रॉबर्ट मुगाबे, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। लेकिन ये इलेक्शन को फेयर तरीके से नहीं कराता था, बल्कि काफ़ी ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिस का इस्तेमाल करता था इलेक्शन को जीतने के लिए। जैसे कि रॉबर्ट मुगाबे था, उसने कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा पावर चाहता था। और फ्रेंड्स जो अदर पार्टीज़ के कैंडिडेट होते थे उन्हें हरेस भी करता था और उनकी जो मीटिंग होती थी उन्हें भी डिस्टर्ब किया जाता था। अगर पब्लिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ी होकर प्रोटेस्ट करती है तो उसे भी इलीगल माना जाता है। और दोस्तों जितनी भी जिम्बाब्वे की मीडिया और न्यूज़ चैनल थे उसे भी JNPF पार्टी ने कंट्रोल करके रखा था और जो भी न्यूज़ दिखाई जाती थी वह गवर्नमेंट के फेवर में दिखाई जाती थी और गवर्नमेंट जैसा चाहती थी वैसा ही होता था। और तो और दोस्तों कोर्ट भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जजमेंट देता था तो गवर्नमेंट उसे इग्नोर कर देती थी और जो जज होते थे उनके ऊपर भी प्रेशर डाला जाता था। मतलब जिम्बाब्वे में कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं थी। पर ऐसा कब तक चलता? फाइनली 2017 में रॉबर्ट मुगाबे को रिजाइन करा दिया गया। तो दोस्तों इससे पहले क्या पता चला है कि किसी भी लीडर का पॉपुलर होना डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि इलेक्शन के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद कंट्री में क्या हो रहा है। तो दोस्तों इलेक्शन से पहले ये जरूरी है कि नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हों और अपोजिशन पार्टी को बोलने का राइट हो और साथ में सिटीजन के राइट को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि राइट टू प्रोटेस्ट करने का अधिकार, राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन रखने का अधिकार, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन बनाने का अधिकार। और कानून के आगे सब इक्वल होना चाहिए और कानून का पालन अच्छे से हो रहा हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए? एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की होनी चाहिए, मतलब न्यायपालिका की होनी चाहिए, जिसकी बात सबको माननी चाहिए। सिमिलरली इलेक्शन के बाद जरूरी है कि भले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन को जीत लिया हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वह पार्टी अपनी मन मर्जी करेगी, बल्कि कुछ बेसिक चीज़ होती हैं जिनके बारे में काम करना चाहिए। जैसे कुछ माइनॉरिटी होते हैं तो उनके भी राइट हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिकल लीडर अपनी मन मर्जी से कोई भी डिसीजन ले। जो भी डिसीजन लिया जाएगा वह कई लीडर से डिस्कस करके और पार्टी के हिसाब से लिया जाएगा। मतलब डिसीजन लेने से प्रॉपर वे में कंसल्ट करके कोई डिसीजन ले सकता है। तो दोस्तों इससे हमें डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर मिलता है, जो है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूलर विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन राइट्स। यानी कि गवर्नमेंट को अपने आप से कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ और सिटीजन के राइट होते हैं
इनको ध्यान में रखकर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक अपन ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है कि डेमोक्रेसी क्या है, और साथ में अपन ने जाना कि डेमोक्रेसी के 4 फीचर भी देखे हैं। तो दोस्तों इन सबको पढ़ने के बाद आपको यह लग रहा होगा कि डेमोक्रेसी एक बेस्ट वे ऑफ गवर्नमेंट है, तो सबको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना लेनी चाहिए। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हर एक के लिए पूरी तरह से अच्छा नहीं होगा, कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं। ठीक उसी प्रकार डेमोक्रेसी के अंदर कुछ कमियां हैं। तो चलिए जानते हैं डेमोक्रेसी के अंदर ऐसी कौन कौन सी डीमेरिट्स हैं डेमोक्रेसी के अंदर। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक है आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो दोस्तों पहला डीमेरिट यही है, जो हमारी लीडर होते हैं वह हर समय चेंज होते रहते हैं, और चेंज होने से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वह स्टेबल नहीं रहती है, उस पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, और साथ में अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, और अनस्टेबिलिटी के कारण जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं उन्हें लेने में गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। दूसरा डीमेरिट यह है, डेमोक्रेसी में कई सारी पार्टी होती हैं, और दोस्तों इलेक्शन को जीतने के लिए पार्टीज के बीच में कंपटीशन देखने को मिलता है, जिससे आम पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। थर्ड डीमेरिट यह है कि डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले कई सारे लोगों के साथ बात करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कोई भी बड़े काम करने में काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद होता है। अब बात करते हैं फोर्थ डिसएडवांटेज की। तो जो लीडर चुनकर आता है उन्हें आपके बारे में और आपके इंटरेस्ट के बारे में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिसके कारण बहुत से गलत डिसीजन भी ले लिए जाते हैं, जो कि सिटीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कंट्री में करप्शन होता ही है, तो हम इसे खत्म नहीं कर सकते बल्कि कम जरूर कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी का फिफ्थ डीमेरिट यह है कि डेमोक्रेसी में कई सारी पार्टियां के बीच में कंपटीशन बना रहता है, जिसके कारण कई सारे लोग, कई सारे कैंडिडेट और कई सारी पार्टियां जो होती हैं वह इलेक्शन जीतने के लिए करप्शन का इस्तेमाल भी करती हैं। और जो लास्ट डिसएडवांटेज है, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है डेमोक्रेसी का, तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि कौन से लीडर हमारे लिए अच्छा होगा और कौन सा लीडर हमारे लिए बुरा होगा। इस कारण कई सारे लोग गलत लीडर को चुन लेते हैं, जिस वजह से काफ़ी लोगों को लॉस देखने को मिलता है। तो दोस्तों कई साल पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि वोट डालने का अधिकार उन्हीं लोगों को मिलता था जो कि वेल एजुकेटेड थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और उन्हें समझ होती थी कि कौन सा लीडर हमारे लिए सही और अच्छा है। बट प्रेजेंट में हमारी डेमोक्रेसी में राइट टू इक्वलिटी को फॉलो करती है, और करना भी चाहिए, क्योंकि वोट डालने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। फिर भी हमें हमारे देश के लिए यह एक डिसएडवांटेज है। आई होप आपको यह सिक्स डीमेरिट समझ आ गया हो। तो नहीं है डेमोक्रेसी के पास कोई मैजिकल पावर है जो हमारी कंट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो फिर और कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेसी से बेटर है, जो हम चूज कर सकें अपनी कंट्री के लिए? चलिए जानते हैं ऐसी गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेसी से भी अच्छी गवर्नमेंट हो सकती है, और साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी के होने से क्या क्या एडवांटेज देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ, चाइना में 1958 से 1961 तक एक ऐसा भयंकर अकाल पड़ा जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जिसमें चाइना के लगभग 3 करोड़ लोगों इस अकाल के कारण मारे गए। और दूसरी ओर इंडिया की भी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो इस अकाल को सामना कर सके, लेकिन इंडिया में ऐसा फैमिन देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स का कहना है कि जो फैमिन की कंडीशन किसी भी देश में आती है तो इसकी जवाबदारी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। जैसा कि आप खुद ही देख लो कि इंडिया में ऐसी कंडीशन देखने को क्यों नहीं मिली, क्योंकि इंडिया के पास डेमोक्रेसी थी, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है अपोजिशन पार्टी का, मीडिया का, जिस वजह से गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी को टाइम पे रिस्पॉन्स किया, जिस कारण इंडिया को यह सिचुएशन देखने को नहीं मिली। और दूसरी ओर चाइना में क्या हुआ कि चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम था। यदि वहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम होता तो शायद से अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती थी, और शायद उनकी प्रेशर के कारण इस गवर्नमेंट को फूड सिक्योरिटी को इतना लाइटली नहीं लेती और फूड सिक्योरिटी को टाइम पे रिस्पॉन्स करती। इससे क्या होता कि करोड़ों लोगों की जान बच सकती थी। तो यह एक पॉजिटिव एडवांटेज है डेमोक्रेसी का। दैट इज अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और दोस्तों एक और अच्छी बात है डेमोक्रेसी की, भले डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ती है और सबकी बात सुननी पड़ती है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे डिस्कस करना पड़ता है ताकि फाइनल एक अच्छा डिसीजन ले सके सिटीजन के लिए। मीन्स डेमोक्रेसी इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। और इसी से हमें डेमोक्रेसी का थर्ड एडवांटेज देखने को मिलता है कि अ डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों एक बात तो हम जरूर जानते हैं कि सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, और ये भी जानते हैं कि उनके ओपिनियन भी अलग अलग होते हैं। सो उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना आम बात है। अब मान लो अगर ऐसा हो जाए कि जो पावरफुल है उसका ओपिनियन सुना जाएगा और जो कमजोर है उसका ओपिनियन नहीं सुना जाएगा, तो क्या होगा? तो इससे यह होगा कि जो जनता होगी वो अनहैप्पी हो जाएगी, और ऐसा करने से लोग बहुत समय तक एक दूसरे के साथ नहीं रह सक पाएंगे, और जिससे क्या होगी? सरकार गिरने का खतरा बना रहेगा। तो दोस्तों डेमोक्रेसी अच्छी है क्योंकि
इसमें डेमोक्रेसी में कोई परमानेंट लूजर नहीं होता और ना ही कोई परमानेंट विनर होता है। यहाँ पर केवल आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं और सबकी ओपिनियन मैटर करते हैं। तो ये तो हुई बात गवर्नमेंट की और सोसाइटी की। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है वो हम जैसे नॉर्मल पर्सन को ही होता है। मतलब जो नॉर्मल सोसाइटी में लोग रहते हैं उन्हें ही सबसे ज़्यादा फायदा होता है। बिकॉज डेमोक्रेसी इन चेंज द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। क्योंकि हम पॉलिटिकली इक्वलिटी की बात करते हैं। जब हम अपने रूलर को चूज करते हैं तो सब कुछ इक्वल होता है, चाहे वो कितना ही भी अमीर हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कितना भी अनपढ़ हो। सबका एक वोट होता है रूलर चुनने के लिए। तो फाइनली हमें यह पता चला कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ द यूज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। अच्छा, आप ही बताओ कि कोई भी कंट्री को रूल करने में मिस्टेक तो जरूर होगी, चाहे वो कितनी भी अच्छी गवर्नमेंट क्यों ना हो। लेकिन डेमोक्रेसी का यह एक खास फायदा है कि डेमोक्रेसी में किसी भी गवर्नमेंट की मिस्टेक को छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी में मीडिया की पावर होती है और साथ में अपोजिशन के लीडर भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इसलिए रूलर को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो रूलर को ही चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें आप नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सब चीज़ें पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में डेमोक्रेसी के पास हर एक का सॉल्यूशन होना ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि हमारे लिए डेमोक्रेसी ही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो दोस्तों, इस बात के लिए हमें प्राउड फील होना चाहिए कि जो हमारी कंट्री इंडिया है वह एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आई होप आपको यह वीडियो क्लियर हो गई हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, चाहे तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। ऐसे ही आपको क्लास 9 और क्लास 10 की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।